अध्याय 13 ल्हासा की ओर। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में यात्रा वृत्तांत के माध्यम से तिब्बत समाज के विषय में जानकारी दी गई है। साथ ही इस पाठ में वहां के दुर्गम रास्तों का रोचक ढंग से वर्णन भी किया गया है। व्याख्या। यह पाठ लेखक की तिब्बत यात्रा के अनुभवों पर आधारित है। इसमें तिब्बत समाज की विशेषताओं और वहां के दुर्गम रास्तों का वर्णन किया गया है। लेखक ने बताया कि तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता नेपाल से होकर गुजरता था और यहां तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलें थीं। तिब्बत में जातिवाद और छुआछूत का कोई सवाल नहीं है। लोग एक दूसरे से बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करते हैं। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया कि तिब्बत में यात्रा करते समय लोगों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कुछ आराम भी है। कठिन शब्दार्थ। दुर्गम, जो बहुत कठिन और पहाड़ी हो, जहाँ यात्रा करना मुश्किल हो। वृत्तांत, किसी घटना या यात्रा का विस्तार से वर्णन। परंपराएं, किसी समाज की पुरानी रीतियां और संस्कार। जातिवाद, समाज में जाति के आधार पर भेदभाव। छुआछूत, एक समाज में कुछ लोगों को अपवित्र समझने की परंपरा। तकलीफें, मुश्किलें, कठिनाइयां। अनूठी, विशेष, ऐसी जो सामान्य नहीं होती। मनोवृत्ति, मानसिक रुझान, किसी व्यक्ति की मानसिकता। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। परिक्लिकपोक का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह-जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। व्याख्या। यह अंश तिब्बत यात्रा के मुख्य मार्ग के बारे में जानकारी देता है। इस मार्ग को नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता माना जाता था। जब परिक्लिकपोक नामक रास्ता बंद था, तो इसी रास्ते से नेपाल और भारत से तिब्बत के लिए सामान भेजे जाते थे। यह केवल व्यापारिक रास्ता नहीं था, बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। इस कारण कई स्थानों पर सैनिक चौकियां और किले बनाए गए थे, जहां कभी चीनी सैनिकों की तैनाती थी। कठिन शब्दार्थ। परिक्लिकपोक, तिब्बत जाने का एक विशेष मार्ग का नाम, जो पहले बंद था। व्यापारिक, व्यापार से संबंधित, जो वस्तुओं के आदान प्रदान का कार्य करता है। सैनिक, सेना से संबंधित। पलटन, एक सैन्य इकाई जो एक जगह पर तैनात रहती है। चौकिया, सैनिकों द्वारा निगरानी और सुरक्षा के लिए बनाए गए स्थान। किले, एक मजबूत संरचना जो सुरक्षा के उद्देश्य से बनाई जाती है। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में, जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पांति, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने तिब्बत के एक चीनी किले का वर्णन किया है। इस किले में अब बहुत से मकान गिर चुके हैं और कुछ हिस्सों में लोग बसेरे बना चुके हैं, खासकर किसान।
लेखक और उनके साथी उस परित्यक्त किले में रुके थे जहां उन्होंने चाय पी। तिब्बत में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कुछ कठिनाइयां भी हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर आराम की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर जाति, पांति और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियां नहीं हैं और न ही महिलाएं पर्दा करती हैं। इसका मतलब यह है कि तिब्बत में सामाजिक बंधन और कड़ी परंपराएं कम हैं। कठिन शब्दार्थ। फौजी मकान, सैनिकों के लिए बनाए गए मकान जो अब गिर चुके हैं। परित्यक्त, छोड़ दिया हुआ, जिसका अब कोई उपयोग नहीं हो। चीनी किला, एक किला जो चीनी सैनिकों द्वारा बनाया गया था। तकलीफें, कठिनाइयां, परेशानियां। जाति पांति, समाज में विभिन्न जातियों के बीच का भेद। छुआछूत, लोगों के बीच सामाजिक असमानता, खासकर एक जाति से दूसरी जाति के संपर्क को मना करना। पर्दा, महिलाओं द्वारा अपने शरीर को ढकने की परंपरा, खासकर पवित्रता या इज्जत को बनाए रखने के लिए। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, जबकि आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। व्याख्या। इस अंश में लेखक तिब्बत में निवासियों की खुले और उदार जीवन शैली का वर्णन कर रहे हैं। तिब्बत में समाज का माहौल बहुत भिन्न है, जहां लोग भिखमंगों को भी चोरी के डर से बाहर नहीं रखने के बजाय उनके लिए भी खुला दरवाजा रखते हैं। यहाँ तक कि अपरिचित व्यक्ति भी घर में दाखिल होकर चाय मांग सकते हैं और घर की बहू या सास बिना किसी आपत्ति के उन्हें चाय बना कर दे देती हैं। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि तिब्बत में लोगों के बीच विश्वास और मदद की भावना प्रबल है और वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में आपसी सहयोग और उदारता महत्वपूर्ण है। कठिन शब्दार्थ। निम्न श्रेणी, जो व्यक्ति समाज में कम महत्व रखते हैं या जिनकी स्थिति बहुत ही गरीब होती है। भिखमंगे, जो लोग भीख मांगने पर निर्भर रहते हैं। चोरी के डर से, चोरी की संभावना के कारण। झोली, एक प्रकार का थैला या कपड़े का। पकाना, चाय या भोजन तैयार करना। मक्खन और सोडानमक दे दीजिए। वह चाय चोगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की मिट्टी के टोटीदार बर्तन, खोटी, में रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। व्याख्या। इस अंश में तिब्बत में चाय बनाने और परोसने की अनोखी विधि का वर्णन किया गया है। जब किसी यात्री को चाय की आवश्यकता होती है, तो उसे पहले मक्खन और सोडानमक दिए जाते हैं। फिर चाय को चोगी नामक बर्तन में कूटकर तैयार किया जाता है और उसे मिट्टी के बर्तन, खोटी, में डाला जाता है। इस प्रक्रिया में विशेष सावधानी रखी जाती है कि मक्खन पूरी चाय में सही तरीके से मिल जाए। यदि बैठक स्थान चूल्हे से दूर है और चाय में मक्खन मिलाने का डर हो, तो यात्री स्वयं जाकर चाय मथ सकता है। चाय का रंग ठीक से तैयार हो जाने के बाद उसमें फिर नमक और मक्खन डालने की आवश्यकता होती है ताकि वह स्वादिष्ट बने। यह तिब्बत में चाय पीने की पारंपरिक और अनूठी विधि को दर्शाता है।
जो उनके भोजन और पेय पदार्थों से जुड़ी संस्कृति को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। चोघी, चाय बनाने और कूटने का पारंपरिक बर्तन। खोटी, मिट्टी का बर्तन जो चाय पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। मक्खन, घी या दही से बनी चिकनी वस्तु जो चाय में डाली जाती है। सोडानमक, नमक और बेकिंग सोडा का मिश्रण जो चाय के स्वाद को बढ़ाता है। मथकर, किसी चीज को कूटकर या घोंटकर मसलना। बैठक, बैठने की जगह या स्थल जहां चाय पीने के लिए बैठते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने दोनों चिटे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमती के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगों को रहने और ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। व्याख्या। इस अंश में लेखक अपने यात्रा अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। जब वे परित्यक्त चीनी किले से चलने लगे तो रास्ते में एक व्यक्ति उनसे राहदारी यात्रा के लिए मदद मांगने आया। उन्होंने उस व्यक्ति को अपनी चिटें दी जो शायद यात्रा की अनुमति या पास होती थी। इसके बाद वे थोघला के पहले के आखिरी गांव पहुंच गए जहां सुमती के जान पहचान के लोग थे। इस गांव में भिखमंगों के लिए एक अच्छा ठहरने का स्थान मिला जो एक सकारात्मक पहलू था क्योंकि भिखमंगों के लिए स्थिर ठहरने का स्थान मिलना दुर्लभ होता है। इस अंश में सामाजिक सहयोग और यात्रा की कठिनाइयों के बीच मानवता और मदद की भावना को दिखाया गया है। कठिन शब्दार्थ। राहदारी, यात्रा के लिए मदद या अनुमति। चिटेन, यात्रा की अनुमति देने वाली छोटी कागजी पर्चियां या पास। थोघला, यात्रा के मार्ग में स्थित एक स्थान या गांव का नाम। परित्यक्त, छोड़ा हुआ, जो अब इस्तेमाल में न हो। सुमती, व्यक्ति का नाम जो लेखक के साथ यात्रा कर रहा था और जिसके जान पहचान वाले गांव में थे। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छग पीकर बहुत कम लोग होशवास को दुरुस्त रख पाते हैं। व्याख्या। लेखक ने इस अंश में यह बताया है कि 5 साल पहले जब वे इसी रास्ते से यात्रा कर रहे थे तो उन्हें भिखमंगों की तरह देखा जाता था, लेकिन जब वे फिर से उसी रास्ते पर लौटे तो वे अब भद्र यात्री के रूप में थे। लेकिन फिर भी इस बदलाव के बावजूद किसी ने उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं दी और वे गांव के सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे। इस घटना से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का बाहरी रूप और स्थिति समय के साथ बदल सकती है, लेकिन लोगों की मानसिकता और दृष्टिकोण पर ज्यादा निर्भर करता है कि वे किसी को कैसे देखेंगे और उसका स्वागत करेंगे। साथ ही वे यह भी दिखाते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण और मान्यताएं कभी-कभी व्यक्तित्व की सच्चाई से दूर हो सकती हैं। खासकर शाम के समय जब लोग मदिरा के प्रभाव में होते हैं, तब उनका होश और आचरण सही नहीं रहता। कठिन शब्दार्थ। भद्र यात्री, सभ्य, सम्माननीय यात्री। छग, यहाँ पर शराब का संकेत हो सकता है, जैसे शराब पीना। होशवास, मानसिक स्थिति, समझबूझ। अब हमें सबसे विकट डाड़ा थोडला पार करना था। डाड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं।
16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। व्याख्या। इस अंश में लेखक तिब्बत के एक खतरनाक स्थान डाड़ा थोगला की बात कर रहे हैं, जिसे पार करना उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। डाड़ा तिब्बत के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक था, क्योंकि उसकी ऊंचाई लगभग 16-17 हजार फीट थी। इतनी ऊंचाई पर न कोई गांव था और न कोई लोग, जिससे यह स्थान पूरी तरह से निर्जन हो गया था। पहाड़ों के मोड़ और नदियों के कारण इस स्थान पर आदमी को देख पाना भी मुश्किल था। इस तरह के निर्जन और दुर्गम स्थानों को डाकू अपना सुरक्षित ठिकाना मानते थे, क्योंकि यहाँ पुलिस या प्रशासन की पहुंच नहीं होती थी। कठिन शब्दार्थ। विकट, खतरनाक, बहुत कठिन। डाड़ा, एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा या पास। गांव गिराव, गांव या बसेरा। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। व्याख्या। इस अंश में लेखक तिब्बत के निर्जन क्षेत्रों में होने वाली आपराधिक गतिविधियों का वर्णन कर रहे हैं। लेखक बताते हैं कि इन दूरदराज और निर्जन स्थानों में यदि कोई हत्या हो जाती है तो वहाँ किसी को भी सजा नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पुलिस या सरकारी सुरक्षा का अभाव है। सरकार इन स्थानों पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च नहीं करती और इन स्थानों पर कोई गवाह भी नहीं मिलता। डकैत, लुटेरे अपनी मर्जी से लोगों को मारते हैं और फिर लूटपाट करते हैं। यहाँ तक कि इन इलाकों में हथियारों का प्रयोग सामान्य है और लोग बिना किसी डर के पिस्तौल और बंदूकें लेकर चलते हैं। कठिन शब्दार्थ। खूनी, हत्या करने वाला व्यक्ति। खुफिया विभाग, वह सरकारी विभाग जो गुप्त सूचना एकत्र करता है। बंदूक, एक प्रकार का बड़ा हथियार जो गोली चलाता है। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ की वैसी सूरत देखते, टोपी उतार जीभ निकाल, कुची कुची, दयाद्या, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते? और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लटकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। व्याख्या। इस अंश में लेखक और उनके साथी सुमति एक कठिन यात्रा पर हैं, जहाँ डाकू लोगों की जान लेने से नहीं चूकते। लेखक और उनका साथी भिखमंगे होने के कारण खून या हत्या की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे हर जगह दया की भीख मांगते हैं। लेकिन उनकी यात्रा में एक और समस्या है, वह यह कि उन्हें पहाड़ की ऊंची चढ़ाई पार करनी है और इसके लिए उनके पास सामान लादने की स्थिति नहीं है। लेखक सुमति से कहता है कि वे आगे के रास्ते के लिए घोड़े ले लें, ताकि वे सामान भी ले जा सकें और यात्रा जारी रख सकें। कठिन शब्दार्थ। डाकू, लुटेरे जो लोगों से पैसा और सामान छीनते हैं। यदि जान से न मारे तो जान का खतरा होता है। कुची कुची, दया दिखाते हुए कुछ शब्द बोलना, यहाँ पर भीख मांगने के संदर्भ में।
दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाड़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाड़े के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्रतल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटी की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न किसी बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाड़े के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग-बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। व्याख्या: इस अंश में लेखक और उनके साथी घोड़ों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी चढ़ाई पर चढ़ रहे थे। वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट ऊंची थी। यहाँ से उनका दृश्य बहुत अद्भुत था। दक्षिण दिशा में हिमालय के श्वेत शिखर दूर दूर तक फैले हुए थे, जबकि उत्तर दिशा में कुछ बर्फीली चोटियां ही दिखाई दे रही थी। यह क्षेत्र बहुत ही शुष्क था। यहाँ न तो बर्फ की सफेदी थी और न ही कोई हरियाली। यहाँ डाड़े के सर्वोच्च स्थान पर एक धार्मिक स्थल था, जिसे देवता के स्थान के रूप में पहचाना जाता था। इसे पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग-बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था, जो यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाते हैं। कठिन शब्दार्थ: डाड़ा पहाड़ या पर्वतीय क्षेत्र का एक भाग, जो विशेष रूप से कठिन चढ़ाई वाला होता है। समुद्रतल समुद्र की सतह। सर्वोच्च स्थान सबसे ऊंचा स्थान, शिखर। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन ऊंचाई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। व्याख्या: लेखक और उनके साथी अब पहाड़ी की चढ़ाई से उतरने का कार्य कर रहे थे, जो सामान्य रूप से कठिन नहीं था। हालांकि लेखक का घोड़ा धीमे धीमे चलने लगा, जो शायद पहले की कठिन चढ़ाई के कारण थका हुआ था। लेखक ने सोचा कि यह घोड़े की थकान की वजह से हो रहा है और इसलिए वह उसे तेज चलाने के बजाय आराम से चलने की अनुमति दे रहे थे। यह दर्शाता है कि लेखक जानवर की हालत को समझते हुए उसे आराम देने का विचार रखते थे, जिससे उनकी यात्रा में सहानुभूति और समझदारी का प्रतीक मिलता है। कठिन शब्दार्थ: उतराई पहाड़ी क्षेत्र में नीचे की ओर जाने की प्रक्रिया। सवार घोड़े या अन्य किसी जानवर पर सवार व्यक्ति। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विक्सटो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लक्कोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। व्याख्या: लेखक अपने घोड़े पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे, लेकिन घोड़ा थका हुआ था और धीरे धीरे पिछड़ने लगा था। लेखक ने घोड़े को तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा और सुस्त पड़ता गया। एक स्थान पर 2 रास्ते थे और लेखक ने गलती से बाएं वाले रास्ते को ले लिया। कुछ दूर जाने के बाद
उन्होंने एक घर से पूछा और पता चला कि सही रास्ता दाहिने तरफ था। फिर उन्होंने वापस जाकर सही रास्ता पकड़ लिया। यह अंश यात्रा की कठिनाइयों को और सही मार्ग चुनने के प्रयास को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ: पिछड़ना, पीछे रह जाना, किसी से या किसी चीज से धीमा चलना। सुस्त, धीमा, आलसी, थका हुआ। लघकोर: यह स्थान का नाम है जिसका लेखक जिक्र कर रहे हैं। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर की दूरी पर था तो सुमती इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वे पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। व्याख्या: लेखक और सुमति अपनी यात्रा पर थे और एक स्थान पर पहुंचने के बाद सुमति उन्हें गुस्से में मिले। सुमति के चेहरे पर गुस्से के निशान थे और वह कह रहे थे कि उन्होंने बहुत समय तक इंतजार किया, 2 टोकरी कंडे जलाए और चाय 3 बार गर्म की। लेखक ने इसका जवाब बहुत शांतिपूर्वक दिया, यह कहते हुए कि घोड़ा सुस्त था, जिससे यात्रा में देरी हो रही थी। उनका उद्देश्य था कि वे उसी दिन रात तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन घोड़ा धीमे चल रहा था, इसलिए समय पर नहीं पहुंच पाए। कठिन शब्दार्थ: मंगोल: यह शब्द मंगोलियाई जाति या उनके जैसा दिखने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। कंडे: सूखी गोबर की टिकिया जिन्हें जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लखनऊ में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मागर्म थुकमा मिला। व्याख्या: यहाँ लेखक ने सुमति के स्वभाव का वर्णन किया है, जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही शांत भी हो जाते हैं। लेखक और सुमति लखकोर नामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ उन्हें अच्छे यजमान, साथी या मददगार लोग मिले। वहाँ पहले चाय और सत्तू खाया गया, फिर रात को गर्मागर्म थुकमा, एक प्रकार का तिब्बती भोजन, मिला। इस अंश से यह भी पता चलता है कि यात्रा के दौरान ठहरने के लिए अच्छे स्थानों की भी मदद मिलती है। कठिन शब्दार्थ: गुस्सा, क्रोध या नाराजगी। ठंडा हो जाना, शांत हो जाना, गुस्सा कम होना। सत्तू, भुने हुए अनाज, आम तौर पर चने का सत्तू से बना एक प्रकार का खाद्य पदार्थ। अब हम तिगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम था तिगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली तली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के गंडे खत्म हो जाने पर वे किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। व्याख्या: इस अंश में लेखक ने तिब्बत के एक विशेष स्थान का वर्णन किया है, जिसे तिगरी का विशाल मैदान कहा जाता है। यह स्थान पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू जैसा दिखाई देता है और इसके बीच में तिगरी समाधिगिरी नामक एक छोटी सी पहाड़ी स्थित है।
इसके आसपास सुमति के बहुत से यजमान मददगार थे। यजमान कपड़े की पतली बत्तियां तैयार करते थे, जिनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। यदि बोधगया से लाए गए कपड़े की बत्तियां खत्म हो जाती थी, तो वे फिर से कपड़े का उपयोग करके नए बत्तियां बना लेते थे। यह सब धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ था, जिसमें सुमति की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कठिन शब्दार्थ। तिगरी एक स्थान या गांव का नाम। समाधिगिरी एक पहाड़ी का नाम, जहां समाधि लेने या साधना करने का स्थान हो सकता है। चिरी बत्तियां कपड़े की पतली बत्तियां, जो धार्मिक या अन्य पारंपरिक उपयोग के लिए बनाई जाती हैं। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो, उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10 से 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। व्याख्या। इस अंश में लेखक और सुमति के बीच की बातचीत और उनके यात्रा के संदर्भ में निर्णय को दर्शाया गया है। सुमति के पास यजमानों से मिलने का आग्रह था, लेकिन लेखक ने उसे समझाया कि वे जिस गांव में ठहरना चाहते हैं, वहां तो ठीक है, लेकिन आसपास के गांवों में न जाएं, क्योंकि वह अधिक समय बर्बाद करेगा। लेखक ने सुमति से वादा किया कि वे ल्हासा पहुंचने के बाद उसे पैसे देंगे। अगले दिन वे यात्रा के लिए निकलते हैं, लेकिन भरिया, जो उनके लिए सामान या अन्य सहायता प्रदान कर सकता था, उन्हें नहीं मिला। लेखक यह भी बताते हैं कि यदि वे सवेरे निकलते तो यात्रा आराम से हो सकती थी, लेकिन अब उन्हें तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी। कठिन शब्दार्थ। यजमान वह व्यक्ति जो किसी धार्मिक कार्य में मदद करता है या उसे आयोजित करता है। गंडे बत्तियां, डोरियां या किसी वस्तु का धागा, जिसे पूजा या धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। भरिया वह व्यक्ति जो यात्रा में साथ चलने के लिए सामान या मदद देता है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढाक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधे बफ्र हो रहे हैं। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने तिब्बत की कड़ी धूप का वर्णन किया है। यहाँ बताया गया है कि तिब्बत की धूप इतनी तीव्र होती है कि यदि सिर को अच्छे से ढाक लिया जाए तो गर्मी से राहत मिल जाती है। लेखक ने यह भी बताया कि जब सूर्य की दिशा में चल रहे होते हैं तो ललाट, माथा धूप से जलने लगता है और शरीर का पिछला हिस्सा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। इसके बावजूद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और अपनी सामान को पीठ पर लादकर चल पड़ते हैं, जिससे यह संदेश मिलता है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद यात्रा को जारी रखा जाता है। कठिन शब्दार्थ। कड़ी, तीव्र, तेज। ललाट, माथा। डंडा, लकड़ी का मजबूत छड़ जिसका सहारा लिया जाता है। यद्यपि सुमति के परिचित तिगरी में भी थे, लेकिन वे एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन कई छोटे बड़े जागीरदारों में बनती है।
इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों, विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने तिब्बत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का वर्णन किया है। सुमती अपने परिचितों से मिलने के बाद एक और व्यक्ति से मिलने का बहाना बनाकर शेकर विहार की ओर जाते हैं। तिब्बत में भूमि का स्वामित्व कई छोटे बड़े जागीरदारों के पास है, जिनका अधिकांश हिस्सा मठों, विहारों के पास होता है। इन जागीरदारों द्वारा कुछ खेती भी कराई जाती है और इसके लिए मजदूरों से मुफ्त काम लिया जाता है, जिसे बेगार कहा जाता है। इस व्यवस्था से यह समझ आता है कि तिब्बत में भूमि का बंटवारा और खेती की व्यवस्था एक तरह से धार्मिक संस्थाओं के नियंत्रण में थी, जहां श्रमिकों से मुफ्त काम लिया जाता था। कठिन शब्दार्थ। यजमान वह व्यक्ति जो किसी धार्मिक कृत्य का आयोजन करता है। मठ धार्मिक संस्था जहां साधु संत रहते हैं। विहार बौद्धों का स्थान जहां भिक्षु रहते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने तिब्बत की खेती और उसके संचालन के बारे में जानकारी दी है। तिब्बत में खेती का प्रबंध करने के लिए भिक्षुओं को भेजा जाता था और ये भिक्षु जागीरदारों के लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे कि उन्हें राजा जैसा सम्मान प्राप्त था। शेकर की खेती का मुखिया, जिसे भिक्षु नमसे कहा गया, एक बहुत ही आदर्श और सम्मानित व्यक्ति था। हालांकि लेखक का इस समय का भेष ऐसा नहीं था, जिससे भिक्षु को कुछ खास ध्यान देना चाहिए था। फिर भी भिक्षु ने उन्हें प्रेम से स्वागत किया। कठिन शब्दार्थ। भिक्षु बौद्ध साधु जो धार्मिक कार्य करता है। जागीर भूमि का एक टुकड़ा जो किसी को उपहार स्वरूप दिया गया हो। नमसे एक विशेष भिक्षु जो खेती का प्रबंध करता था। मुखिया प्रधान या प्रमुख व्यक्ति। भद्र पुरुष सम्मानित और सभ्य व्यक्ति। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्धव चिन्नुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। पोथियां बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15 से 15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमती ने फिर आसपास के अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने तिब्बत के एक मंदिर के बारे में बताया है, जिसमें कंजूर बुद्धवचन का अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी। ये पोथियां बड़े मोटे कागज पर सुंदर अक्षरों में लिखी गई थी, जिनका वजन काफी अधिक था। एक पोथी का वजन लगभग 15 से 15 सेर था। लेखक अपने समय का अधिकतर हिस्सा पुस्तकों में ही बिता रहे थे, जबकि सुमती ने आसपास के यजमानों के पास जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे लेखक ने स्वीकृति दी। यह दर्शाता है कि लेखक को तिब्बत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में गहरी रुचि थी और वे अपनी यात्रा के दौरान ज्ञान की खोज में व्यस्त रहते थे। कठिन शब्दार्थ। कंजूर
बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ, जिसमें बुद्धवचन का अनुवाद होता है। पोथी, पुस्तक या ग्रंथ। सेर, वजन की इकाई, जो लगभग 1.25 किलोग्राम के बराबर होती है। आसन, बैठने की जगह, विशेष रूप से ध्यान या पूजा के लिए निर्धारित स्थान। यजमान, वह व्यक्ति जो किसी धार्मिक कार्य का आयोजन करता है और जिसका उसमें योगदान होता है। दूसरे दिन वे गए। मैंने समझा था 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन वे उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। व्याख्या। इस अंश में लेखक और सुमति की यात्रा का वर्णन किया गया है। सुमति के यजमानों से मिलने के बाद लेखक को यह उम्मीद थी कि वे 2 से 3 दिन में वापस लौटेंगे, लेकिन वे उसी दिन दोपहर बाद वापस लौट आए। इसके बाद लेखक और सुमति ने अपना सामान लिया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर अपनी यात्रा जारी रखी। यह दिखाता है कि सुमति के यजमानों के पास अधिक समय नहीं बिता और वे जल्दी से अपने यात्रा के अगले पड़ाव पर आगे बढ़े। कठिन शब्दार्थ। विदाई, अलविदा, छोड़ने का अवसर। सामान, यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुएं। पीठ पर उठाया, अपनी पीठ पर सामान लादना। राहुल सांकृत्यायन। संदेश। व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। व्याख्या। यह पाठ तिब्बत यात्रा के अनुभवों के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों और परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने की आवश्यकता को प्रस्तुत करता है। लेखक ने यात्रा के दौरान कई बार बदलती परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने देखा कि तिब्बत में बहुत सी कठिनाइयां थीं, जैसे कि दुर्गम रास्ते, खतरनाक जगहें और मठों के प्रभाव में बंटी भूमि। इसके बावजूद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और जहां भी आवश्यक था, अपने निर्णयों में बदलाव किया। उन्होंने यह भी दिखाया कि एक व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार ही काम करना चाहिए और अन्यथा उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कठिन शब्दार्थ। जागीरदार, जमीन के मालिक या मालिकाना हक रखने वाला व्यक्ति। बेगार, मुफ्त श्रम करना, बिना किसी वेतन के काम करना। भिक्षु, साधु या धार्मिक व्यक्ति जो भिक्षा लेकर जीवन यापन करता है। कंजूर, बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ, जिनमें बुद्ध के उपदेश शामिल होते हैं। आसन, बैठने का स्थान या आरामदायक स्थिति। यजमान, वो व्यक्ति जो किसी विशेष धार्मिक कार्य के लिए दान करता है या यज्ञ में भाग लेता है। नमसे, एक भिक्षु का नाम जो कि उक्त यात्रा में लेखक के साथ था। निष्कर्ष, समरी। प्रस्तुत पाठ में तिब्बत यात्रा का वर्णन किया गया है, जहां लेखक ने दुर्गम रास्तों, गांवों और तिब्बत की संस्कृति के बारे में अनुभव साझा किए हैं। नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता और वहां की कठिनाइयों का भी रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। लेखक ने तिब्बत के गांवों में रहने और वहां की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने यात्रा के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। साथ ही तिब्बत के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का भी वर्णन किया गया है, जैसे जाति-पांति, छुआछूत की अनुपस्थिति और तिब्बत की सादगी। अंत में
लेखक ने यह संदेश दिया है कि व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की आवश्यकता होती है, चाहे वह भौतिक स्थिति हो या मानसिक। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। व्यक्ति को हर परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और जो भी परिस्थिति हो, उसमें सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए।